हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेबी के क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं फिजिक्स या भौतिक के जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में क्या है पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे। तो ध्यान से देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिराज आर फॉर्म प्राइमरली ड्यू टू ऑफ लाइट। मिराज की बात करें तो कह रहा है मिराज जो है ये जो फॉलोइंग चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से किसके कारण बनता है। तो मिराज को देखें तो हिंदी में क्या बोलते हैं, मृग मरीचिका। तो ये कह रहा है कि क्यों बनता है। आप अब सबसे पहले देखते हैं मिराज है क्या। देखो क्या है कि कई बार आप रोड पर जैसे चल रहे हैं ना, तो आप जैसे यहाँ पर आप चल रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ रोड पर जो है कुछ चमकता हुआ दिखता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई पानी भरा हुआ है। लेकिन जब आप यहाँ पर जाते हैं ना, गर्मी के दिनों में स्पेशली ऐसा होता है, तो आपको जो है यहाँ पर जो है कोई भी पानी नजर नहीं आता है। या कभी रेगिस्तान में जब चलते हैं तो रेगिस्तान में भी ऐसा होता है, आपको कुछ दूरी पर ऐसा लगेगा कि जैसे कोई झील या लेक वगैरह है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ ऐसा नहीं होता है। तो ये जो फिनोमिना होता है ना, एक्चुअल में ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, जिसको टीआईआर बोलते हैं। बट यहाँ पर अपने को जो गिवन ऑप्शन है ना, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो दिया नहीं है। इसमें जो ऑप्शन दिया है वो कौन सा दिया है, रिफ्लेक्शन दिया है। तो इसलिए यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे डिफ्यूजन है, ठीक है ना, डिफ्यूजन आपको बताया था कि क्या होता है, ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में। इसी तरह से जैसे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में आपको बताया था कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है। जैसे ये मान लीजिए मीडियम 1 है और दिस इज मीडियम 2, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाती है, तो या तो नॉर्मल से दूर हो जाती है या तो नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड हो जाती है, अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। नॉर्मल है तो यहां से सीधे ना जाकर के क्या होती है, या तो इधर चली जाती है या तो ये डिपेंड करता है डेंसर मीडियम से रियर में आ रही है या रियर मीडियम से। तो रिफ्रैक्शन तो है नहीं। तीसरा यहाँ चौथा ऑप्शन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की अगर बात करें तो जो लाइट है ना उसका क्या होना, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर आपने देखा होगा, जैसे आकाश जो ब्लू दिखाई देता है या नीला दिखाई देता है, समुद्र नीला दिखाई देता है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल किसके हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के। इससे रिलेटेड जो है आपको पता है कि सीवी रमन ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और उसी के कारण जो है हम जो है फरवरी में आपको पता है कि नेशनल साइंस डे भी मनाया जाता है, ठीक है ना, साइंस डे के नाम से भी जाना जाता है ना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, जिसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो मिराज किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर होगा तो उसको टिक करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन बल्ब। जो हमारे घरों में बल्ब यूज होता है उसमें से कौन सा जो है बल्ब हम यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन तो यूज नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हाईली इन्फ्लामेबल है। कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज नहीं होता है। कौन सी गैस यूज होती है, आर्गन यूज होती है। क्यों आर्गन यूज होती है, क्योंकि आर्गन क्या है, इनर्ट गैस है। कैसी गैस है, इनर्ट गैस है। तो इनर्ट नेचर के कारण ये क्या है, किसी से कोई रिएक्शन वगैरह नहीं करता है, इसलिए जो हमारे घरों में बल्ब होता है उसमें क्या यूज किया जाता है, उसमें जो है आर्गन यूज किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है लास्ट जो है जिसको क्या बोलते हैं, आर्गन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रेन रन्स 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है 40 किलोमीटर तक। एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर, और अगला 30 किलोमीटर क्या करती है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड की बात करें अगर, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, कुल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कुल टाइम। तो यहां से क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम यहां से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, टोटल कितना हुआ, 70 किलोमीटर। तो ये तो हुआ टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम देखो कितना होगा, यहां पर टाइम देखें तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से टाइम निकलता है। तो 40/80 करेंगे, क्या करेंगे, 40/80। तो ये निकल जाएगा कि जो स्टार्टिंग के 40 किलोमीटर है उसको चलने में कितना टाइम लगा, प्लस यहां से देखेंगे तो क्या होगा, यहां से 30/60 हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहां से टाइम ये निकल जाएगा 30/60। तो यहां से देखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा यहां से इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई, ये देखो 40 डिवाइड बाई 80 क्या बनेगा, 1/2, प्लस 30 डिवाइड बाई 60 ये क्या बनेगा, 1/2। तो यहां पर 70/1, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 70 अपॉन में 1। तो इसका मतलब कितना हुआ, 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां से एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड का क्या मतलब है,
टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने देख लिया 40 प्लस 30 70 हुआ। और टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, पहले टाइम निकाल लेंगे कि 40 किलोमीटर को चलने में कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर लेंगे। फिर देख लेंगे कि 30 किलोमीटर को चलने में कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर लेंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन वाटर बेस्ड ऑन, ठीक है ना। आप देखते होंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो वाटर में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है कि किसी वाटर में रखा हुआ है इस तरह से, और इसमें क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। तो ये कैसे तैरता है, देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप वाटर में रखते हैं तो इसमें दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में। ऊपर की तरफ जो लगता है वो फोर्स ऑफ बायोंसी लगता है, और नीचे की तरफ जो लगता है वो उसका वेट लगता है mg। तो अगर Fv फोर्स ऑफ बायोंसी इक्वल टू जो है क्या होता है, वेट होता है, ये W है वेट, तो उस केस में क्या होता है, ये बॉडी क्या करती है, फ्लोट करती है। और इस प्रिंसिपल को किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था, आर्किमिडीज ने। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें जैसे तीन ऑप्शन और दिए हैं, अब जैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये किससे रिलेटेड है, ये एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो है। हुक्स लॉ की बात करें तो हुक्स लॉ जो है बेसिकली किस चीज पर बेस है, ये अगर देखें तो ये क्या है कि जो है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। फैराडे लॉ की बात करें तो फैराडे लॉ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस है, जो मैग्नेटिक और जो है इलेक्ट्रिक के उसमें जो है कन्वर्जन के से रिलेटेड बात करता है, तो ये भी सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर एक्शन रिएक्शन की बात करता है तो न्यूटन थर्ड लॉ, अगर जो है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह से बात करता है तो क्या होता है यहाँ पर, हुक्स लॉ होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, फैराडे लॉ होता है। बट अभी इस केस में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ फ्लाइंग जेट पजेस, ठीक है ना। कोई जैसे फ्लाइंग जेट होती है जो कि उड़ रही है, कोई एक जेट है या जहाज है इस तरह से, तो उसमें कह रहा है कि कौन सी एनर्जी होगी। अब मान लो कोई जहाज है जो कि क्या कर रही है, उड़ रही है इस तरह से, और ये जमीन है आपकी, तो जमीन से ये कुछ हाइट पर है, ठीक है ना। तो हाइट पर होने के कारण इसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा क्योंकि इसकी कोई पोजीशन है, कोई हाइट है, और दूसरा ये कुछ वेलोसिटी से उड़ती है, तो वेलोसिटी अगर रहेगा तो इसमें क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर का क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा, हाफ एम बी स्क्वायर का काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा। काइनेटिक एनर्जी क्यों, क्योंकि इसमें स्पीड है, वेलोसिटी है, तो उसके कारण काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों, क्योंकि ये कुछ हाइट पर है, तो हाइट के कारण क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अगर ये मान लो सिर्फ रुका होता तो इसमें क्या होता है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होता है। और ये मान लो जमीन पर मूव कर रहा होता है, इसकी कोई पोजीशन नहीं होती, हाइट नहीं होती, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ मरकरी थर्मोमीटर इज। आप देखते हैं कि जैसे मरकरी थर्मोमीटर यूज किया जाता है ना टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, तो वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है ना। तो अगर मरकरी थर्मोमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम उसको टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना, तो वो क्या होता है कि उसमें जो मैटर है वो क्या होता है, हीट करता है और एक्सपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई थर्मोमीटर है, उसमें क्या आपको पता है मरकरी रहता है। अब इसमें क्या है कि इसको जैसे ही बॉडी से कनेक्ट करते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो इसमें जो मरकरी है ना वो धीरे धीरे एक्सपेंड करने लगता है, और उससे हमको क्या मिल जाती है, रीडिंग मिल जाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग, ठीक है ना। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ वाटर इन अ वेसल व्हेन अ पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन इट्स मेल्ट्स, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जैसे मान लो कोई एक वेसल है आपके पास, ठीक है ना, इसमें मान लो कुछ इतनी हाइट तक इसमें क्या है, वाटर वगैरह भरा हुआ है, ठीक है ना, ये लेवल है वाटर का। अब इसमें कह रहा है कि मान लो कोई जो है आइस वगैरह क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना, आइस क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो कह रहा है कि जब आइस इसमें मेल्ट हो जाएगा तो मेल्ट होने के बाद ये जो लेवल है वाटर का, इस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या ये इंक्रीज करेगा, क्या ये डिक्रीज करेगा, या ये सेम लेवल पर रहेगा। तो देखो अगर आइस इसमें मेल्ट कर जाएगा ना, तो मेल्ट करने के बाद भी इसके लेवल में कोई चेंजेस नहीं आएगा और इसका लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, रिमेन सेम, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। कई बार आपको कहता है कि इसमें कोई आयरन की कील डाल दी है तो क्या होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो कंडीशन अलग होती। लेकिन अभी क्या है यहां पर, अभी जब ये मेल्ट करेगा तो ये क्या करेगा, अपना बिल्कुल सेम हो रहेगा, क्योंकि जब ये इस पर है ना तो अपने वेट के बराबर इसने क्या किया, लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया है।
तो जैसे जैसे ये मेल्ट होता जाएगा ये जगह खाली होती जाएगी और इसी में क्या होगा, ये फिल होता जाएगा। तो इसके लेवल में कोई भी जो है ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ठीक ना, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जो होता है, ठीक ना, वाइब्रेशन में कह रहा है उसके लिए कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की स्टडी के लिए। तो उसमें अगर देखें तो सोनोमीटर यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, सोनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाई द क्लियर नाइट आर कूलर देन द क्लाउडी नाइट्स। आप जनरली देखते होंगे जब आसमान बिल्कुल साफ रहता है ना, तो उस केस में जो मतलब टेम्परेचर होता है कहीं ना कहीं कम होता है, और जब कभी क्या होता है क्लाउड वगैरह आ जाते हैं ना, बादल वगैरह रहता है, तो उस केस में क्या होता है, वो हॉट रहता है थोड़ा। तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे का रीजन अगर देखेंगे तो क्या है, रेडिएशन है। क्या है, रेडिएशन है। आपको पता है कि सन की रेज जो है आती है अर्थ सरफेस पर। जैसे मान लो ये अर्थ है, क्या है, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है ना, और यहां पर मान लो ये आसमान में क्या है, यहां पर बादल वगैरह आ गए, ठीक है ना, और इधर क्या है, स्काई है मान लो। अब होता क्या है कि जैसे अर्थ सरफेस पर जो भी लाइट सोर्स आई है ना यहां से, जैसे मान लो सन यहां पर है, ये यहां पर सन है, ठीक है ना, यहां पर कहीं सन है। अब सन से जो लाइट यहां पर आई, अब ये लाइट सोर्स फिर से यहां से क्या होती है, रेडिएट होकर के फिर से वापस चली जाती है यहां से रेडिएशन के थ्रू। लेकिन क्या होता है कि जब ये बादल आ जाते हैं ना, तो ये बादल जाने नहीं देते हैं। जैसे मान लो यहां से ये लाइट आई यहां से सन से, ठीक है ना, सन से लाइट मान लो यहां से निकली और यहां से निकल करके ये लाइट यहां पर पड़ी, उसके बाद जाकर के यहां बादल से टकरा जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर आएगा। तो ये क्या है, यही अर्थ सरफेस पर ही रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाती हैं जो रेडिएशन हीट है। तो उस केस में ये आकर के हमारे अर्थ सरफेस को क्या करती है, गर्म करती है। तो इसलिए क्या होता है कि जब यहां पर क्या होगा, क्लियर नाइट होंगी, यहां पर क्लाउड वगैरह नहीं होंगे तो क्या होगा, ठंडा रहेगा। लेकिन क्लाउड होता है तो उस केस में क्या होता है, जो है गर्म रहता है। दिन के टाइम भी ऐसा होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। कह रहा है एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट इज। कह रहा है दो जो है क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उनको अगर पास पास रखे हुए दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पर है और दूसरा बिल्कुल इसी के पास यहां पर रखा हुआ है, इन दोनों को क्या करना है, अलग अलग करना है। तो क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर यूज होता है। क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर, ठीक है ना। अब पावर की बात करें तो पावर की यूनिट भी कई बार पूछी जाती है। लेंस वगैरह के जो पावर होते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है ना। तो इस तरह से इस पर बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसके मास की बात करें, ठीक है ना, तो कह रहा है कि वो क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो आपको पता है कि मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और मास आपको पता है कि एम के एस ये सारा क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स भी है। तो ये क्या है, आपका फंडामेंटल क्वांटिटी भी है, और ये क्या है, फिजिक्स में यूज होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी भी है। तो अगर इस हिसाब से देखें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, सारे के सारे सही है, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी भी होता है, मास फंडामेंटल भी होता है और स्केलर भी होता है, सारे के सारे ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जैसे एटम जानते हैं आप, ठीक है ना। अब एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और इसके आउटर उस पर जो पेरीफेरी पर अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, जिस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर एटम के अंदर देखेंगे तो तीन चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये क्या होता है, अल्टीमेटली न्यूट्रल होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जो हमारे जेट इंजन होते हैं, ठीक है ना, वो किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो जेट इंजन के अगर प्रिंसिपल की बात करें तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है इनका। मोमेंटम का मतलब मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, ठीक है ना। तो जब कोई जेट इंजन क्या करता है, वर्क करता है ना, तो उस केस में क्या होता है कि उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज हाफ इट्स, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। कह रहा है कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है मान लो,
m उसकी वेलोसिटी मास है और v इसकी वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो यहां से अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी के ई, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी के ई की बात करें तो कितना होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो कह रहा है कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी को हाफ कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मान लो यहां पर, ठीक है ना, ये पहली काइनेटिक एनर्जी है जब मास m है और वेलोसिटी क्या है, v है। फिर क्या है, काइनेटिक एनर्जी 2 निकाल लेते हैं, के ई 2, ठीक है ना। इसमें क्या रहा है कि मास तो वही रहेगा, बस वेलोसिटी को क्या कर दिया जा रहा है, हाफ कर दिया जा रहा है। तो यहां पर v बाई 2 लगा दिया जा रहा है, क्या लगा दिया जा रहा है, v बाई 2, इसका स्क्वायर, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहां से ये बन जाएगा के ई 2 इक्वल टू, देखो 1/4 होगा और इंटू 2 1/8 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 1/4 एम बी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम बी स्क्वायर यहां पर है और हाफ एम बी स्क्वायर यहां पर भी है, लेकिन 1/4 हाफ एम बी स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये क्या है, अगर यहां से देखेंगे तो के ई 2 क्या होगा, के ई 2 होगा 1/4 टाइम्स ऑफ 1/4 टाइम्स ऑफ के ई 1, किसके, के ई 1 किसका होगा, हाफ एम किसका होगा, काइनेटिक एनर्जी के, स्टार्टिंग के काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा, 1/4 होगा। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने वेलोसिटी को हाफ कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो नोन एज, लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है वो न्यूटन्स का क्या होता है, फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, लीनियर मोमेंटम है। तो ये इनर्शिया से रिलेटेड है, ये मोमेंटम से रिलेटेड है। और ये न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें तो एक्शन रिएक्शन से रिलेटेड है, किससे, एक्शन रिएक्शन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, एक्शन और रिएक्शन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहां से ये क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कह रहा है इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है ना, कौन सा लेंस यूज होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब जैसे कोई ऐसा ग्लास बनाना जो कि क्या करे, छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाए। तो उस केस में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इस तरह से बनता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। कॉनकेव लेंस की बात करें तो इस तरह से बनता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैग्नीफाइंग के लिए यूज करना है तो कॉन्वेक्स यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर प्लेनो कॉनकेव की बात करें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, एक तरफ इसका क्या रहेगा, प्लेन। प्लेनो कॉन्वेक्स की बात करें तो ये इस तरह से दिखेगा। तो यहां पर लेकिन कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, ऑप्शन 1 कह रहा है कि जो है मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। कौन सा लेंस यूज होगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहां से हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेडियो, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और गामा रे। तो इसमें अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, यहां पर गामा रेज की। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा। क्या होता है, एफ लेमडा। तो f इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन में लेमडा। f इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन में लेमडा, ठीक है ना। तो यहां से जिसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, गामा रेज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो डिपेंड्स ऑन, ठीक है ना। हीट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, किस चीज पर डिपेंड करेगा। तो हीट का जो फ्लो होता है वो हमेशा क्या होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ डिपेंड फ्लो करता है, ठीक है ना। किधर से किधर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। अगर खुद फ्लो कर रहा है, जबरदस्ती कोई फोर्स लगा के फ्लो करा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा है। यहां पर कह रहा है कि किस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन ऑटोमेटिक व्हीकल्स, जो हमारे ऑटोमेटिक व्हीकल है उसमें जो हाइड्रोलिक ब्रेक यूज होता है, ठीक है ना, वो किस प्रिंसिपल पर या किस लॉ पर बेस है। तो चाहे हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करें, चाहे हाइड्रोलिक जो है लिफ्ट की बात करें, या हाइड्रोलिक डोर क्लोजर की बात करें, ये सारे के सारे जो होते हैं ये किस पर बेस है, पास्कल लॉ पर। किस पर बेस है, पास्कल लॉ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो फ्लोटेशन के लिए यूज होता है, कोई बॉडी किसी उसमें फ्लूइड में फ्लोट कर रही है उसके लिए। न्यूटन के 3 लॉ हैं, आपको पता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम और एक्शन रिएक्शन। बायल्स लॉ आपको पता है, ये गैस से रिलेटेड यूज होता है, ठीक है ना।
तो यहां पर अगर हम बात करें ऑटोमेटिक डोर क्लोजर या ऑटोमेटिक व्हीकल्स में जो हाइड्रोलिक ब्रेक है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पास्कल्स लॉ। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेन कॉज ऑफ द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम सन। कह रहा है सूरज से या सन से जो हमारे पास एनर्जी आती है, रेडिएट होती है, उसका मेन रीजन क्या है? ठीक है ना। तो उसका मेन रीजन अगर देखें तो क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? इसमें हल्के हल्के नाभिक मिलकर के क्या बनाते हैं? 1H2 प्लस 1H2। ठीक है ना। ये हल्के एटम्स होते हैं। ठीक है ना। ये मिलकर के क्या बनाते हैं? 2He4। क्या बनाते हैं? 2He4। ठीक है ना। 2He4 प्लस यहां से क्या होती है? एनर्जी निकलती है। अब जब कभी हल्के हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक बनाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन होता है। जैसे जो हमारे एटम बम वगैरह है ना, वो क्या होते हैं? जो है न्यूक्लियर फिजन पर काम करते हैं, जिसमें यूरेनियम क्या होता है? हैवी नाभिक होता है, उस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाता है और वो क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। तो एटम बम की बात करें तो न्यूक्लियर फिजन, अगर सन की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है ना। इसी तरह से हाइड्रोजन बम की बात करेंगे ना, तो हाइड्रोजन बम क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है। फिर केमिकल रिएक्शन, डिफ्यूजन रिएक्शन, ये सारी आपको चीजें पता ही है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है ना। ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में क्या आए हैं, पूछे गए हैं, तो इसको आप ढंग से रिवाइज कर लीजिए। बाकी इसके बाद हम क्या करेंगे, और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से, और बाकी मैथ वगैरह से भी वीडियो चली रहा है, तो चलिए देखते रहिए। ठीक है ना। थैंक यू।